हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में खास तौर से पेपर मेंस में काफ़ी ज़्यादा मेजर और माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वो मेजर चेंजेस आपको जीएस पेपर में देखने को मिलेंगे और अगर मैं माइनर चेंजेस की बात करूं तो वो आपको पेपर नंबर 6 लोकल और पीनल लॉ के नाम से जो पेपर जाना जाता है उस पेपर के अंदर वो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे हर बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग अलग बैच को डिफरेंट टाइम पीरियड या इंटरवल पे लॉन्च किया जाता है। इसी के रिगार्डिंग फिलहाल 20 नवंबर सन 2022 से एक बैच ऑलरेडी आपका रनिंग है, जिसके अंदर जो चेंजेस आपके जीएस पेपर में हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ 9 माइनर एक्ट को लेके ये पूरा का पूरा प्योरली बैच आपका डेडिकेटेड है, जहां पर डेली आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। जो भी नोट्स होते हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही हमें नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती है, जैसे ही आपके एग्जाम का शेड्यूल जारी होता है, मीनवाइल टेस्ट सीरीज को भी रन कर दिया जाता है और उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको शामिल किया जाता है। तो अगर आप इस बैच के अंदर अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके एनरोलमेंट के प्रोसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर आपसे आज मिलने के पीछे वजह क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यानी कि रवि झा के द्वारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 9 माइनर एक्ट को ध्यान में रखते हुए हर वो महत्वपूर्ण चीज जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में एक चर्चा डिफरेंट पीपीटीज के माध्यम से की जाती है। और जब इस वीडियो को पब्लिश किया जाता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव या एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट मिले। आमतौर पे इवन दो ये टॉपिक या ये जो 9 माइनर एक्ट हैं इनमें से कुछ एक्ट आपको अभी हाल ही फिलहाल में यूपी के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी दे आर दी पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। लाइक आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया या बिहार ईपीओ के अंदर भी अगर आपने देखा होगा तो वहां पर भी काफी सारे माइनर एक्ट को शामिल किया गया। तो आज की क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करना है बेसिकली उसका जिक्र आपको देखने को मिलता है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आमतौर पे ये एक फेमस नाम के जरिए जाना जाता है। इन शॉर्ट हम लोग इसको डीवी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके कुछ बेसिक्स के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी लेने की जरूरत है। लाइक अगर हम इस एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एक्ट का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 43 ऑफ सन 2005, यानी कि सन 2005 के अंदर ये 43वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली। अब सवाल अगला आपका निकल कर आता है कि आखिर वो तिथि कौन सी थी या वो डेट कौन सी थी जिस दिन मंजूरी मिली। तो वो डेट थी आपकी 30 सितंबर 2005, यानी कि 13 सितंबर 2005 को महामहिम की मंजूरी इस एक्ट को मिल गई थी। और आमतौर पे ऐप मंजूरी मिलने के बाद ही हम किसी बिल को एक्ट या कोड की संज्ञा देते हैं। इसके बाद इसको फाइनली ऑफिशियल गजट में 17 अक्टूबर सन 2006 को नोटिफाई कराया गया और उसके ठीक बाद 26 अक्टूबर सन 2006 को इसको संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर लागू कर दिया गया। अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस की संख्या है वो है 37 और ये 37 के 37 सेक्शंस आपको डिफरेंट अलग अलग 5 चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है या घरेलू हिंसा का तात्पर्य क्या होता है या आमतौर पर घरेलू हिंसा से आप समझते क्या हैं। इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, लाइक आपका शेयर हाउस होल्ड आ जाएगा, लाइक आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप आ जाएगा। तो उन चीजों को भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि घरेलू हिंसा का क्या ऑब्जेक्ट होता है या इसका तात्पर्य क्या है। तो अगर आप किसी भी महिला को हर्ट कॉज करते हैं या उसको इंजरी कॉज करते हैं या आप उसकी लाइफ के लिए कोई खतरा पैदा करते हैं जिससे कि उसकी हेल्थ या सेफ्टी के ऊपर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लग जाता है, चाहे वो अटैक या चाहे वो इंजरी या चाहे वो हर्ट आप उसको फिजिकली दे रहे हैं या मेंटली दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी आपकी घरेलू हिंसा के दायरे में आती है।
अगर मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो वैसे तो ये एक्ट आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन प्रोटेक्शन की ही बात करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर बकायदा इसके अंदर पुरुषों को भी प्रोटेक्शन दिया गया है। जब आज मैं इस वीडियो को आपके साथ बना रहा हूं या बहुत जल्द जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा तो उसके पहले आप ये देखेंगे कि 3-4 दिनों से व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में एक मैसेज चल रहा है कि दिल्ली की एक जिला न्यायालय ने आमतौर पे एक महिला को एज अ रेस्पोंडेंट नोटिस किया है घरेलू हिंसा के दायरे में आते हुए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वैसे तो ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन आमतौर पे जब बीइंग एज अ जुडिशरी हमें लगता है कि फिलहाल अभी तक पुरुषों के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं बना, उनके लिए ऐसा कोई आयोग नहीं बना, तो उनको भी इसके अंदर अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है 2-3 केसेस के अंदर कवर जरूर किया गया है। ठीक है, और जब हम इसी डोमेस्टिक वायलेंस को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें आमतौर पर यह पता चलता है कि जब आप उस महिला को या उस महिला से कनेक्टेड किसी व्यक्ति को जब आप हैरेस करने की कोशिश करते हैं, जब आप इंजरी कॉज करने की कोशिश करते हैं, या जब आप उसके लाइफ और उसके सेफ्टी के लिए एक प्रकार का खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं और इस इरादे से आप ये सारी चीजें करते हैं ताकि आपकी डाउरी से रिलेटेड किसी डिमांड को फुलफिल किया जा सके, तो आमतौर पर ये सारी चीजें भी घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति का जो इंटेंशन था उस व्यक्ति को तंग करने का या उस महिला को तंग करने का या उसको किसी भी प्रकार की इंजरी कॉज करने का या नुकसान पहुंचाने का, उसके पीछे का जो बेसिक ऑब्जेक्ट था वो था आपका डिमांड ऑफ डाउरी। अब यहां पे हमने अभी तक जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस की बात की है या जो भी इसकी परिभाषा को देखा है, अगर हम वायलेंस शब्दों को परिभाषित करें तो आमतौर पर वायलेंस को अलग अलग शब्दों के माध्यम से या अलग अलग रचनाओं के माध्यम से आप देखेंगे। यहाँ पर जो हिंसा का सबसे पहला रूप जो हमारे और आपके सामने निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड आपका फिजिकल अब्यूज, यानी कि शारीरिक हिंसा। यानी कि जब आप एक महिला को हर्ट करते हैं, असॉल्ट करते हैं, या आप उसको क्रिमिनली इंटिमिडेट करते हैं, या उसके ऊपर आप आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि आप उस महिला के प्रति या उस पुरुष के प्रति आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की शारीरिक हिंसा कर रहे हैं। और आमतौर पे यहाँ पर जितने भी शब्द आपके सामने रखे गए हैं, चाहे वो हर्ट हो, चाहे वो असॉल्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो या क्रिमिनल फोर्स हो, ये आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद जब हम सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं यानी कि लैंगिक हिंसा की बात करते हैं, तो यहां पर इसका तात्पर्य यह है कि आप उस महिला की इच्छा या उसकी सहमति के बगैर आप उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, या आपका जो कंडक्ट है वो एक प्रकार का यही रीजनेबल एप्रीहेंशन पैदा कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक व्यक्ति या एक महिला किसी भी प्रकार के ऑब्सीन मटेरियल या पॉर्न मूवीज या ऐसी किसी भी अश्लील साहित्य या वीडियो को नहीं देखना चाहती है या नहीं सुनना चाहती है या उस चर्चा के अंदर नहीं शामिल होना चाहती है, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट आप उसके ऊपर बल का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसको कंपेल कर रहे हैं, आप उसको मजबूर कर रहे हैं, नो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस एंड दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो ये भी अपने आप में एक लैंगिक हिंसा ही मानी जाती है। इसके अलावा जब आप एक महिला को कंपेल करते हैं या उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि वो अदर लोगों को इंटरटेन करे, तो भी हम ये मानकर चलते हैं कि आप उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज जैसी एक्टिविटी ही कर रहे हैं। तो आमतौर पर हर वो चीज जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं सेक्सुअली आप उस महिला को अब्यूज कर रहे हैं, या आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, या आप उसकी डिग्निटी को या आप उसके प्राइवेट स्पेस को इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं या इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वो डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्सुअल अब्यूज के दायरे के अंदर फॉल करता है। इसके बाद एक अब्यूज का फॉर्म आपको और देखने को मिलता है जो हम वर्बल या इमोशनल अब्यूज के नाम से बोलते हैं, यानी कि शाब्दिक और भावनात्मक हिंसा। आमतौर पे जब आप एक व्यक्ति के चरित्र या उसके कंडक्ट को देखते हुए उसके ऊपर एक लांछन लगाते हैं, या आप एक महिला को सिर्फ और सिर्फ इसलिए टोंट मारते हैं क्योंकि वो पर्याप्त दान और दहेज लेकर नहीं आई, या आप अपने घर की महिला को सिर्फ ये कह के जलील करते हैं कि उसने अभी तक आपके परिवार को कोई बच्चा नहीं दिया, और अगर बच्चा दिया तो उसके अंदर कोई पुरुष
वारिस के रूप में मेल चाइल्ड नहीं दिया, तो आमतौर पर ये सारी चीज़ें भी वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ के दायरे में आती हैं और हम सभी ने इस दौर को बहुत ही नज़दीक से और बहुत ही ध्यानपूर्वक महसूस भी किया होगा। इसके अलावा जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट सामने वाला व्यक्ति या पर्सन एक महिला है, इस वजह से आप उसको स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, आप उनको कॉलेज अटेंड नहीं करने दे रहे हैं या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप उनका एडमिशन नहीं करवा रहे हैं या आम तौर पे आप उनको एक प्रकार का भय दे रहे हैं कि तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए या तुम्हें जॉब को छोड़ देनी चाहिए या कई बार ये भी हो सकता है कि जब आप एक महिला को उसके पसंद के जीवन साथी से उसका विवाह नहीं होना देना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस के ही वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ के दायरे में आती हैं। तो जब हम इनको इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंट केस लॉज़ के माध्यम से, तो ये ऐसा एक लेक्चर है जिसके ऊपर 6 या 7 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ जाए, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द जुडिशरी कि बहुत ही बारीकी से वो इन सारी चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ करती है और इस निष्कर्ष पे पहुँचती है कि क्या वाक़ई में ये चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आ भी रही हैं या नहीं, और अगर आ रही हैं तो आखिर उसके लिए क्या क्राइटेरिया है या हमने कौन-सा फ़िल्टर उसके लिए लगाया हुआ है। इसके अलावा जब हम इकोनॉमिक अब्यूज़ की बात करते हैं, यानी कि आर्थिक हिंसा की बात करते हैं, तो एक महिला के मेंटेनेंस के लिए आप उसको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना आप उसको पर्याप्त पैसा दे रहे हैं, ना आप उसको उस प्रकार की सुविधाएँ दे रही हैं, जो उसके या उसके बच्चे के लिए अति आवश्यक है, या आम तौर पे महिला को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैसे के ही लिए आप घर से बाहर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या अगर वो एक वर्किंग लेडी है, तो जब भी वो पैसे लेकर आती है या जो भी उसकी सैलरी होती है, उसको ज़बरदस्ती आप उससे छीन लेते हैं या आप उसका पूरा का पूरा स्त्री धन ले रहे हैं, या जिस प्रीमाइसेस में वो रहती है, वहाँ पे अगर ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और उसका मेन वजह है कि आपने वो बिल पे नहीं किया। तो अगर आप वो बिल पे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो महिला उन सारी चीज़ को लेके सफ़र कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी आर्थिक हिंसा के दायरे में आती हैं। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपके डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 के अंदर, तो आमतौर पे इसके अंदर आपको समझना होगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जो आपका टर्म है, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपसे शॉर्ट में ये पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो कुल मिला के एट लीस्ट यू शुड हैव दिस सम बेसिक जानकारी ओवर दिस कॉन्सेप्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमने डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हमने अलग-अलग अब्यूज़ेस को बाइफरकेट करके उसकी चर्चा की है, उसके बारे में भी आपको समझना होगा और उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ सेशन, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।